स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Why are there bigger and more temples in South India as compared to North? दोस्तों, हमारा देश भारत अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इन प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में भारत के कई मंदिर भी शामिल हैं। भारत पूरे विश्व में अपने अलौकिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री में यहाँ के मंदिरों का काफी बड़ा योगदान है। देश विदेश से कई पर्यटक लाखों की तादाद में इन मंदिरों के दर्शन करने आते हैं। भारत के मंदिर आस्था का तो केंद्र हैं ही, साथ ही साथ ये भारत की सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को भी दर्शाते हैं। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर एक कोने में मंदिर देखे जा सकते हैं। ये मंदिर अपने आर्किटेक्चरल स्टाइल के लिए काफी पॉपुलर हैं। वैसे तो पूरे भारत के मंदिरों की आर्किटेक्चरल स्टाइल एक से बढ़कर एक है, लेकिन अगर दक्षिण भारत में बनाए गए मंदिरों की बात करें तो इनकी भव्यता और सुंदरता उत्तर भारत के मंदिरों की तुलना में काफी अनोखी है। दक्षिण भारत के मंदिरों की खूबसूरती कई 100 सालों से एक समान है। इन मंदिरों को देखने से लगता ही नहीं है कि ये 600 से 700 साल पुराने हैं। उदाहरण के तौर पर विरूपाक्षा टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, वेंकटेश्वर टेम्पल, रामनाथ स्वामी टेम्पल, ऐरावतेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, सबरीमाला टेम्पल और विट्ठल टेम्पल दक्षिण भारत के कुछ फेमस टेम्पल्स हैं। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत में इन प्राचीन और भव्य मंदिरों की संख्या दक्षिण भारत की तुलना में काफी कम है। यहाँ प्राचीन मंदिर ज्यादातर मध्य प्रदेश और ओडिशा में पाए जाते हैं। उत्तर भारत के दूसरे इलाकों में ऐसे मंदिरों की संख्या काफी कम है। बद्रीनाथ टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल, बिरला मंदिर टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल और खजुराहो टेम्पल यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। लेकिन कुछ मंदिरों को छोड़कर यहाँ के सभी मंदिर 100 से 200 साल पहले के कालखंड में ही बनाए गए हैं। आखिर ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में प्राचीन और बड़े मंदिरों की संख्या साउथ इंडिया की तुलना में काफी कम पाई जाती है? आइए समझने का प्रयास करते हैं। इन कारणों में सबसे पहले गौर करते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशंस पर। ज्योग्राफिकल कंडीशंस। उत्तर भारत और दक्षिण भारत एक दूसरे से ज्योग्राफिकली काफी डिफरेंट हैं। उत्तर भारत के कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे इलाके हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। इन पहाड़ियों में एंशिएंट और मिडीवल टाइम्स में बड़े मंदिर बनाना तो दूर, लोग घर बनाने में भी काफी घबराते थे। यहाँ जमीन की सतह काफी ऊपर नीचे है, जिससे पुराने जमाने में किसी भी तरह का निर्माण करना असंभव होता था। इन रीजन्स के पहाड़ और आसपास के इलाके ज्यादातर बर्फ से ढके रहा करते थे और बर्फबारी भी काफी हुआ करती थी, जिससे प्राचीन समय में बिना किसी टेक्नोलॉजी के मंदिर या किसी भी तरह की बिल्डिंग का निर्माण करना काफी मुश्किल होता था। इन बर्फीली जगहों पर पॉपुलेशन भी काफी कम रहती थी और कई तो ऐसे एरियाज थे जो पूरी तरह से आइसोलेटेड थे। इसलिए उस समय वहां पर मंदिर बनाने का मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि अगर आसपास पॉपुलेशन नहीं होगी तो मंदिर की देखभाल करना भी मुश्किल होगा। और अगर ऐसे बर्फीली और ऊंचाई वाली जगह पर किसी मंदिर का निर्माण कर भी दिया जाता तो लोग मंदिर का दर्शन करने नहीं पहुंच पाते, जिससे उस मंदिर से रेवेन्यू जनरेट करना मुश्किल हो जाता। मंदिर निर्माण यहां इसलिए भी असंभव था क्योंकि बर्फ से ढकी पहाड़ी जगहों पर दुर्गम रास्तों के कारण मंदिर निर्माण में लगने वाले किसी भी सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना बहुत मुश्किल रहता था। उत्तर भारत के राजस्थान के इलाकों की बात करें तो यहां पर काफी गर्मी हुआ करती थी और बारिश भी बिल्कुल कम होती थी। साथ ही साथ थार के रेगिस्तान के कारण यहां के रास्ते काफी कठिन हुआ करते थे। इस कारण इन जगहों पर भी प्राचीन और भव्य मंदिर काफी कम पाए जाते हैं। तो वहीं अगर दक्षिण भारत की बात करें तो यहां का तापमान और सतह ज्यादातर एक समान रहती है। बारिश भी ठीक ठाक मात्रा में यहां होती है। यहां की पहाड़ियां भी पत्थर और पेड़ पौधों से ढकी रहती थीं, जिससे लोगों को आने जाने में और निर्माण सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन में किसी प्रकार की समस्याओं को नहीं झेलना पड़ता था। इन्हीं वजहों से दक्षिण भारत में मंदिरों की संख्या उत्तर भारत से ज्यादा है। जियोग्राफिकल रीजन्स के बाद अगर सबसे बड़ा कोई रीजन है तो वो हैं कई इन्वेजन्स जो प्राचीन समय से ही उत्तर भारत में देखे गए। फॉरेन इन्वेजन्स।
प्राचीन काल में भारत पूरे विश्व के लिए सोने की चिड़िया के समान था और इसी समय भारत के मंदिर धन और विरासत का केंद्र हुआ करते थे। भारत की विरासत देख कई विदेशी राजाओं और लुटेरों ने इस पर अटैक्स किए। गुप्ता एम्पायर के बाद भारत में कोई भी स्ट्रांग हिंदू राज्य नहीं बन पाया, जिस मौके का फायदा उठाकर गैर हिंदू धर्म के इन्वेडर्स ने यहां के मंदिरों में जबरदस्त लूटपाट की। हिंदू राजाओं को आर्थिक रूप से कमजोर करना और साथ ही साथ उनकी विरासत को नष्ट करना इन अटैक्स का सबसे मुख्य इम्पैक्ट रहा। अगर उत्तर भारत के मंदिरों पर लूटपाट की बात करें तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर सबसे प्रमुख है। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने 1000 से 1024 एडी के बीच 17 बार अटैक किया और 1024 एडी में वो सोमनाथ मंदिर की सारी धन और विरासत को लूटने में सफल रहा। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में इस तरह के कोई भी मेजर इन्वेजन्स नहीं हुए। उत्तर भारत ने हमेशा दक्षिण भारत को एक बाउंड्री की तरह प्रोटेक्ट किया, जिससे कई इन्वेडर्स दूर दक्षिण तक जाने में असमर्थ रहे और इसी वजह से वहां के ज्यादातर मंदिर हमेशा सुरक्षित रहे। इन्वेजन्स के बाद तीसरा सबसे मुख्य कारण है प्राचीन और मध्यकाल के दौरान उत्तर भारत की पॉलिटिकल कंडीशंस। तो आइए डिटेल में उन्हें भी जानते हैं। पॉलिटिकल कंडीशंस। उत्तर भारत में मंदिरों की संख्या कम होने का एक कारण वहां पर एंशिएंट और मिडीवल टाइम्स में राज करने वाले राजा और उनके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज भी थीं। प्राचीन काल में उत्तर भारत में कई वर्षों तक बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू रिलीजन के राजा राज्य करते रहे। इन सभी राजाओं की पॉलिसीज कहीं न कहीं सेक्युलर नहीं थी। हिस्टोरिकल सोर्सेस की माने तो रिलीजियस सुप्रेमेसी दिखाने के लिए कुछ ब्राह्मणिकल रूलर्स ने प्राचीन काल में कई बुद्धिस्ट स्तूपास और टेम्पल्स को नष्ट किया, जिस वजह से आज प्राचीन काल में बनाए गए भव्य बुद्धिस्ट मंदिरों की संख्या उत्तर भारत में काफी कम है। तो वहीं मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत ने उत्तर भारत में कई सौ सालों तक राज किया। इन सल्तनत के राजा महाराजा इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते थे। इन इस्लामिक रूलर्स ने उत्तर भारत के कई मंदिरों को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां रिलीजियस और पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से रूलर्स ने बने बनाए रिलीजियस सेंटर्स को तोड़कर अपने रिलीजन के मॉन्यूमेंट्स का निर्माण कराया। उत्तर भारत की पॉलिटिकल पावर काफी लंबे समय तक मुस्लिम रूलर्स के हाथ में रही। इवन मुगल सल्तनत के अंत तक दूसरे रिलीजन के लोगों को किसी भी तरह के मंदिर और धार्मिक स्थलों का निर्माण कराना साफ मना था। यहां तक कि उन्हें किसी भी टूटे फूटे मंदिरों के रेनोवेशन करने की भी अनुमति नहीं मिलती थी। इसी कारणवश उत्तर भारत में मंदिरों की संख्या कुछ कम देखी जाती है। वहीं दक्षिण भारत में काफी सालों तक हिंदू रूलर्स ने ही राज्य किया, जैसे चोलस, राष्ट्रकूटस, पल्लवस, पांडवस इत्यादि। और इन राज्यों के राजाओं ने काफी भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। दक्षिण भारत के राजा महेंद्र वर्मन वन ने ही दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों के निर्माण की परंपरा शुरू की थी। नरसिम्हा वर्मन II ने फेमस शोर मंदिर, राजराजा चोला ने बृहदीश्वर मंदिर, लोक महादेवी ने विरूपाक्षा मंदिर, तो वहीं होयसलाज ने होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसके कारण दक्षिण भारत में भारी मात्रा में भव्य और प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दक्षिण भारत में मुस्लिम रूलर्स ने राज नहीं किया, पर वहां के हिंदू रूलर्स की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग थी, जिससे दक्षिण भारत के मंदिर काफी हद तक बचाए जा सके। मंदिर निर्माण में पॉलिटिकल कंडीशंस के बाद उत्तर भारत और दक्षिण भारत के रिसोर्सेज काफी मैटर करते हैं। तो आइए डिटेल में उनको भी जान लेते हैं। रिसोर्सेज। प्राचीन काल के जितने भी भव्य और खूबसूरत मंदिर हैं, उन्हें कुछ अनोखे प्रकार के पत्थरों से बनाया गया है। उन पत्थरों के नाम हैं ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। इन पत्थरों को इस्तेमाल करने का मुख्य कारण ये था कि ये पत्थर काफी भारी हुआ करते थे, जिन्हें एक जगह अगर फिट कर दिया जाता था तो वो पत्थर अपनी जगह से बिल्कुल हिलते नहीं थे। ये इतने हैवी और स्ट्रांग हुआ करते थे कि इन्हें मंदिरों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही इन पर नक्काशी और डिजाइन बनाना भी आसान रहता था, जिससे मंदिरों को और ज्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता था। ये पत्थर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आसपास के स्थानों में पाए जाते थे। ये सारे स्थान लगभग दक्षिण भारत में आते हैं और ये उनके करीब ही स्थित हैं।
इसीलिए दक्षिण भारत में काफी भारी मात्रा में इन पत्थरों का इस्तेमाल कर भव्य और आकर्षक मंदिरों का निर्माण किया गया। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत के कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, बिहार और उत्तराखंड जैसे इलाके उन स्थानों से काफी दूर थे जहां ये पत्थर पाए जाते थे, और उस समय ऐसा कोई साधन भी नहीं था जिससे इन पत्थरों को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इसलिए उत्तर भारत के मंदिरों में इन पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां के मंदिरों में ब्रिक और वुड जैसे मटेरियल इस्तेमाल किए गए, जो समय के साथ खराब होते गए, और उत्तर भारत के कई मंदिर अब बदहाल अवस्था में पाए जाते हैं और शायद बहुत से काल के गाल में समा चुके हैं। रिसोर्सेज के अलावा अगर उत्तर भारत में कम मंदिरों के पीछे और कोई कारण है तो वो है विरासत और धन, वेल्थ। अगर उत्तर भारत और दक्षिण भारत की धन संपदा की बात करें तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत उत्तर भारत की तुलना में ज्यादा संपन्न था। उत्तर भारत में यूं तो धन संपदा की ऐसी कोई कमी नहीं थी, पर इस धन संपदा को कई दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगर उत्तर भारत के हिंदू राजाओं की बात करें तो उन्हें अपने धन का ज्यादातर हिस्सा राज्य की सेना पर लगाना पड़ता था। उन लोगों को कई लाख सैनिकों की देखभाल करनी होती थी। उत्तर भारत में हमेशा ही नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से अटैक्स का खतरा बना रहा, जिससे सुरक्षा करने के लिए भारी मात्रा में सैन्य खर्च किया जाता था। इसके अलावा लंबे समय तक छोटे छोटे राज्यों में बटे रहने के कारण आसपास में भी टकराव बना रहता था। इस वजह से भी राजाओं का ज्यादातर ध्यान और खर्च सैन्य गतिविधि और राज्य की सुरक्षा पर ही रहता था। उत्तर भारत में कम मंदिर होने का एक और कारण ये भी है कि यहाँ के राजा महाराजा अपने धन का ज्यादातर हिस्सा महल और भवनों के निर्माण में लगाया करते थे, जिससे उनके पास भव्य मंदिर बनवाने के लिए धन की कमी हो जाया करती थी। तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत में धन की कोई कमी नहीं थी। वहां पर विजयनगर जैसे कई संपन्न राज्यों ने राज किया, और दक्षिण भारत समुद्र तट के करीब है तो वहां पर बड़ी संख्या में कोस्टल ट्रेड भी हुआ करता था। उदाहरण के तौर पर रोमन एम्पायर दक्षिण भारत से सोने और चांदी के बदले कॉटन और मसाले खरीदा करता था। इस ट्रेड की वजह से दक्षिण भारत की संपन्नता बढ़ती गई। साथ ही साथ उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में कम लूटपाट और अटैक्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से उन्हें भारी मात्रा में सैनिकों की जरूरत नहीं होती थी। इससे उनका काफी धन बचता था, जिसे वो मंदिर निर्माण जैसी एक्टिविटीज में लगाया करते थे। कंक्लूजन: ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उत्तर भारत में प्राचीन और भव्य मंदिरों की कमी है, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं ये दक्षिण भारत से पीछे जरूर हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, बंगाल में अभी भी कई प्राचीन और भव्य मंदिर मौजूद हैं, और आज वर्तमान समय में फिर से धीरे धीरे उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अक्षरधाम, राम मंदिर, बिरला मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर प्रमुख हैं। सरकार के प्रयासों से उत्तर भारत के मंदिरों की खोई हुई संपदा और अलौकिकता वापस लौट रही है। वैसे तो मंदिर दक्षिण के हों या उत्तर के, हैं तो हमारे देश भारत के ही। ये सभी मंदिर हमारे देश का गौरव हैं, और मंदिर बड़े हों या छोटे, होते तो आस्था का केंद्र ही हैं। इन मंदिरों की सुंदरता और भव्यता इतनी अनूठी है कि इनमें से कई मंदिरों को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया जा चुका है। क्या आपको लगता है कि उत्तर भारत में अगर उतने अटैक्स नहीं हुए होते तो आज वहां मंदिरों की संख्या दक्षिण भारत के मुकाबले ज्यादा होती? आपको क्या लगता है, इन रीजंस के अलावा क्या और भी कोई रीजंस हैं जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया की तुलना में कम मंदिर पाए जाते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।